गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलो देखो, फोर्स और मशीन पढ़ रहे थे। यस सर। ठीक है, उसमें 2 क्लास हो गया था। ठीक है, मशीन में लीवर पढ़े थे, याद करो लीवर, है ना। अब लीवर में भी ना, लीवर कितने तरह का होता है शायद हम बताना भूल गए थे, इस बार अभी बता देते हैं। आज पढ़ रहे हैं एनर्जी, आज हम उसी चैप्टर का एनर्जी पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो एनर्जी, यू हियर द वर्ड एनर्जी मेनी टाइम्स इन योर डेली लाइफ। तुम एनर्जी बहुत बार सुने होगे अपनी जिंदगी में, अपना डेली लाइफ में एनर्जी के बारे में बहुत समझे होगे। अरे हमारे बहुत पावर है, मेरे पास बहुत एनर्जी है, इस तरह का बात सुने होगे, है ना। इस तरह का बात सुनते होगे, है ना। कहता यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ मिल्क, वेजिटेबल एंड फ्रूट टू ग्रो स्ट्रांग एंड हैव एनर्जी, है ना। मतलब दूध पियो, फल खाओ, है ना, अच्छे अच्छे चीज खाओ, बहुत एनर्जी मिलेगा। ऐसा सुनते हैं ना, ऐसा बोलते हुए सुने होगे, है ना। इस तरह का एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? ये एक एबिलिटी है किसी काम को करने के लिए, है ना, काम करने के लायक बनाता है, आपको एबल करता है एनर्जी, तो अब आप काम करते हैं। अगर आपको खाना पीना नहीं दिया जाए कई दिनों तक तो आप उठ भी नहीं सकते, उठ के बैठ भी नहीं सकते, आपके पास वो एनर्जी नहीं होगी, तो आपका हाथ नहीं हिलेगा, पैर नहीं हिलेगा, आप कमजोर महसूस करोगे। ठीक है ना। यस सर। तो किसी भी काम को करने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज एवरीवेयर इन नेचर। नेचर में एनर्जी हर जगह पे है ना। एवरीवेयर, एवरीवेयर इन नेचर। जैसे सनलाइट है, वो भी एक एनर्जी है। यस सर। विंड है, वो भी एक एनर्जी है। वाटर भी एनर्जी है। प्लांट एंड एनिमल सब एनर्जी है, सब में एनर्जी है। ठीक है ना। वी यूज एनर्जी एवरी डे। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता व्हेन द फल्क्रम इज, पहले इसको कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। बीच में 3 क्वेश्चन है जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे हम, ठीक है ना, जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे हम। तो इसमें देखो व्हेन द फल्क्रम इज, फल्क्रम किसको कहते हैं याद करो, फल्क्रम किसको बोलते हैं? ऐसे एक लीवर था, ये इस तरह से लीवर था, है ना, यहाँ पे लोड उठा रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पे लोड हो गया, इसको लोड बोलते थे, है ना। इसको पकड़ के खींच रहा है कोई आदमी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफर्ट हो गया, ठीक है। और जहां पर एक छोटा सा पैवियोट लगाते थे जमीन पर जिससे कि उठता है, तो ये फल्क्रम कहलाता है। ठीक है। तो एक तरफ लोड है, ठीक है, और एक तरफ इफर्ट है ना। यस सर। है ना, इफर्ट है, ठीक है। एक तरफ लोड है, एक तरफ इफर्ट है, ठीक है ना। अब इसी में तुम देखो कि अगर कहता है कि व्हेन द फल्क्रम, यहां से पढ़ो, लीवर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फल्क्रम। फल्क्रम का पोजीशन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है ना। तो फल्क्रम के पोजीशन के हिसाब से लीवर को क्लासिफाई किए हैं, मतलब कि उसको डिवाइड, मतलब उसको बांटा गया है कि कितने तरह का कितने तरह का होता है। ठीक है, लीवर कितने तरह का होता है, ठीक है। तो लीवर को बांटा, लीवर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फल्क्रम, है ना, द लोड एंड द इफर्ट। व्हेन द फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड द इफर्ट, मतलब फल्क्रम जो है लोड और इफर्ट के बीच में हो, तब हम क्या कहते हैं उसको? फर्स्ट क्लास लीवर बोलेंगे। क्या कहेंगे उसको? फर्स्ट क्लास लीवर कहेंगे। कब? जब फल्क्रम कहां पे हो? लोड और इफर्ट के बीच में हो, है ना। लोड और इफर्ट के बीच में हो फल्क्रम, है ना। तो ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट क्लास लीवर कहेंगे। व्हेन द लोड इज इन द बिटवीन द फल्क्रम एंड इफर्ट। लोड अगर फल्क्रम, मान लो कि यहाँ पे फल्क्रम है, जैसे चक्का देखते हो, यस सर। कोई सामान ऐसे लगा हुआ रहता है, ऐसे इस तरह का जो काट होता है, यहाँ पे चक्का होता है,
यहाँ पे लोड होता है, यहाँ पे पकड़ के उठा के रखते हैं और चलते हैं, इसमें सामान रखते हैं ना। यस सर। तो तुम यहाँ पर देखो क्या कहता है, लोड, व्हेन द लोड इज बिटवीन द फल्क्रम एंड इन्फर्ट, ये लोड है फल्क्रम और इन्फर्ट के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड क्लास लीवर। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड क्लास लीवर, ठीक है। व्हेन द एफर्ट इज when the effort is in between fulcrum and load, इफर्ट कहां पर है, देखो इस तरह से, और यहां पे क्या है, फल्क्रम है, किसमें, फल्क्रम एंड लोड। फल्क्रम है इधर और लोड है इधर, और बीच में जो है उठा रहे हैं इसे, ठीक है ना, बीच में से उठा रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या कहना होगा, कहता है कि when the effort is in between the fulcrum and the load, फल्क्रम और लोड के बीच में इफर्ट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड क्लास लीवर कहेंगे, है ना। यस सर। समझ रहे, फल्क्रम दोनों के बीच में हो, ठीक है, किसमें, इफर्ट जो है फल्क्रम और लीवर के बीच में हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, थर्ड क्लास लीवर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर तुम देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हेन द फल्क्रम इज बिटवीन द लोड एंड इफर्ट, तो क्या हो गया, फल्क्रम कहाँ पे है, लोड और इफर्ट के बीच में है, तो हम उसको क्या कहेंगे, थर्ड क्लास लीवर, यस सर। है ना। क्या था यहाँ पे, फल्क्रम यहाँ पे क्या है, व्हेन द, यहाँ पे व्हेन द फल्क्रम इज बिटवीन, क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, व्हेन द फल्क्रम इज इन बिटवीन, है ना, इज इन बिटवीन, फल्क्रम बीच में है, किसके, लोड और इफर्ट के। तो देखो यहाँ पे क्या है, फल्क्रम इन बिटवीन लोड एंड इफर्ट, तो सेकंड फर्स्ट क्लास लीवर बोलेंगे, ठीक है ना, है ना, ये फर्स्ट क्लास लीवर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये फर्स्ट क्लास लीवर हो गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर कहता अ डैश इज अ स्मॉल व्हील विथ अ ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज, जैसे एक चक्का होता है और उसके किनारे में, आउटर एज का मतलब किनारे में थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, बीच में गड्ढा होता है, ठीक है ना। जैसे कुआं से जब पानी निकालते हैं तो जो चक्का देखे हो ना, उसमें रस्सी उसमें फंसा हुआ रहता है उसके ग्रूव में, तो उसको क्या कहते हैं, पुली कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, पुली लिखाएगा। कहता अ पुली डज नॉट रिड्यूस द एफर्ट, द चेंज, इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पुली जो है, जब पुली तुम लगाओगे ना, तो पुली लगाने के बाद तुम क्या करोगे, जैसे मान लिया ये पुली है और ये पुली है, ये बाल्टी है और ये रस्सी है। अगर हम रस्सी को ऐसे सामान ऊपर उठ रहा है, जैसे बाल्टी ऊपर उठ रहा है, और रस्सी को हम एकदम इसी के डायरेक्शन में हम खींच रहे हैं, तो ऐसे खींचोगे ना तो बहुत ताकत लगेगा, ठीक है। जब इसका डायरेक्शन चेंज करोगे ना, ऐसे खींचोगे ना, जब इसको रस्सी को ऐसे खींचोगे ना, तो तुमको आसानी से बाल्टी ऊपर आएगा। बात समझे, यानी कि जो तुम ताकत लगा रहे हो उसका डायरेक्शन जब तक चेंज नहीं करोगे ना, तब तक तुमको आसानी नहीं देगा पुली, वरना पुली लगाना बेकार हो जाएगा अगर आप सीधा खींचोगे ऐसे, तो ठीक है। जो कुआं से पानी जब खींच रहे हो, तो अगर ऐसे सीधा नीचे की तरफ खींचोगे ऐसे, तो बहुत दिक्कत होगा। जब ऐसे खींचोगे तो बहुत आसानी से खींचा जाएगा, समझ रहे हैं, बहुत आसानी से खींचा जाएगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, इट्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। जब तक फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे, है ना, पुली डज नॉट रिड्यूस द फोर्स इफर्ट, है ना, पुली जो है नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, तुम्हारे काम को आसान नहीं करेगा। अब आ जाओ, देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जो एनर्जी हमने अभी बात किया एनर्जी के बारे में, कि भाई किसी भी काम को करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी किसी काम को करने के लिए जरूरी है ना, उसी को हम एनर्जी कहते हैं, जिससे कि हम कोई काम कर सकते हैं। एनर्जी नहीं होगा तो कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि वो एनर्जी ना कई प्रकार का होता है, ठीक है ना, वो एनर्जी कई प्रकार का होता है। एक तो सबसे पहले ये बात बता देते हैं कि एनर्जी को ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही कभी इसको पैदा कर सकते हो, बट एनर्जी को ना किसी एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको डिस्ट्रॉय
नहीं कर सकते। ये याद रखना, ये हमेशा से तुमको पढ़ाया जाएगा, हर क्लास में पढ़ाया जाएगा, ये बात को कहा जाएगा कि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही हम इसको पैदा कर सकते हैं। ठीक है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और उसी चेंज करने में हमको फ़ायदा हो जाता है। जैसे विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी जब फाइन पे जब पड़ता है, जब विंड मिल पे पड़ता है तो वो विंड मिल घूमने लगता है, तो ये जो विंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ जाता है वो। तो हम एनर्जी को ना हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, और हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो आगे क्लास में समझ में आएगा कि कैसे नहीं कर सकते। अभी तो तुमको लगेगा कि एनर्जी खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ, वो किसी दूसरे में ट्रांसफर हो गया वो एनर्जी। ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं, वो किसी दूसरे में ट्रांसफर हो जाता। तो अब देखो यहाँ पे कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसको कहेंगे हम? मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन or due to its position. Mechanical energy can be either kinetic energy of a motion और a potential energy, store energy of देखो अब एनर्जी में देखो, मैकेनिकल एनर्जी में दो तरह का एनर्जी फिर बताया गया कि एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक हो जाएगा, बोलो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जैसे सपोज कर लो, जैसे ईंट है, एक ईंटा है, तो वैसे हाथ पे लिए रहो, तो ईंट ऐसे रखा हुआ है। अभी इस ईंट में कौन सा एनर्जी स्टोर है? इसके अंदर ना पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है इसमें? पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि ये अभी रुका हुआ है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी है। क्या, किस बात का एनर्जी है? जैसे ही हम हाथ हटाएंगे क्या होगा? नीचे की तरफ गिर जाएगा। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो इसका मतलब है ग्रेविटेशन, जितना जब हम इसको नीचे से ऊपर उठाए तो एनर्जी लगा कि नहीं लगा? तो जो एनर्जी लगा किसके विरुद्ध लगा? ग्रेविटेशन फोर्स के विरुद्ध लगा। तो इसके अंदर जैसी हम जो एनर्जी हम लगाए इसमें, मस्कुलर एनर्जी, वो एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ग्रेविटेशनल एनर्जी के विरुद्ध हमने काम किया था, इसलिए इसके अंदर एनर्जी आ गया। अब जैसे ही हम इसको हटाते हैं ये वापस नीचे चला आता। तो जब तक ये रुका हुआ है तब तक इसमें कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही ये चलने लगेगा तब इसके अंदर जो चलने लगता है तो वो वाला एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी जैसे मान लिया गाड़ी में हम पेट्रोल डालें, तो पेट्रोल में एनर्जी है ना, तभी ना गाड़ी चलता है, एनर्जी है तभी गाड़ी चलता है। तो पेट्रोल में जब हम एनर्जी डालते हैं, जब पेट्रोल हम डालते हैं किसी गाड़ी में, तो पेट्रोल में पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जब गाड़ी चलने लगता है, तो जैसी चलने लगता है उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा बात? तो जो भी मशीनी काम होगा और उसमें जो भी एनर्जी होगा वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा, है ना। अ ड्रॉन बॉ possess the mechanical energy due to its stretches position। जैसे इलास्टिक, जैसे मतलब तीर चलाते हैं, तो तीर चलाते हैं तो तीर का जो इलास्टिक होता है, तो उस इलास्टिक के विरुद्ध हम, उसकी एनर्जी के विरुद्ध हम काम करते हैं। तो हमने इसमें अंदर एनर्जी ऐसे भर लिया, अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही इसको छोड़ेंगे क्या होगा? तीर दूर चला जाएगा। तो जैसी जाने लगेगा, जैसी मूवमेंट होगा, तो उसको हम फिर काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी समझ गए? यस सर। ठीक है, अगर रुका हुआ है उसके अंदर कुछ एनर्जी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर चल रहा है तो फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। जैसे कि सिंपल उदाहरण हमने बता दिया कि ईंटा रखा हुआ ऊंचाई पर, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी है चलने का। कब होगा? जैसे ही हाथ हटाएंगे ये चलने लगेगा नीचे की तरफ, है ना। तो जब चलने लगेगा तब इस पे कौन सा एनर्जी आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है ना, है, ठीक है। और रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें। जैसे रबड़ में हम, ऐसे रबड़ है, रबड़ को खींच दिए, अभी इसके अंदर कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही छोड़ेंगे रबड़ अपनी जगह पे आ जाएगा, तो जब आने लगेगा अपनी जगह पे तो क्या हो गया? वो काइनेटिक एनर्जी हो गया। हाँ, समझ में आ गया? है। फिर उसके बाद दूसरा देखो, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी देखो, सोलर एनर्जी क्या है?
धूप में बैठते हो, हैं? सोलर एनर्जी इज द मोस्ट रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बहुत मतलब कि मिलता है तुमको सोलर एनर्जी। यस सर। ये दुनिया में बहुत अथाह है, सूरज निकला सोलर एनर्जी है, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज नॉन पोल्यूटिंग, मतलब सोलर एनर्जी कोई पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है ना। अब ये जो सोलर एनर्जी जमीन पे आ रहा है, इससे धरती गर्म हो रहा है, हमारा शरीर गर्म हो रहा है, ठीक है। शरीर गर्म होने से हमारे शरीर में एनर्जी आ जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये कोई पॉल्यूशन नहीं करता। व्हेन वी हैंग आवर क्लोथ, जब हम क्लोथ को जब हैंग करते हैं, सूखने के लिए जब देते हैं, तब क्या होता है, सन क्या कहता है, वी यूज एनर्जी ऑफ द सन, है ना। सिमिलरली सोलर पैनल ऑब्जर्व द एनर्जी ऑफ द सन, ठीक है। देखो अब इसको डिटेल में बताते हैं। जब हम कपड़ा सुखाते हैं तो जब कपड़ा सूख जाता है तो किसकी वजह से सूखता है, धूप की वजह से सूखता है ना। तो धूप क्या करता है, धूप जो है गर्म होता है, तो कपड़े के अंदर जो पानी होता है वो गर्म होने लगता है। तो गर्म होता है तो गर्म होने पर उसमें वेपर बनने लगता है, यानी भाप बनने लगता है, और भाप बन के वो पानी क्या होता है, उड़ जाता है, जिससे कि कपड़ा सूख जाता है, ठीक है ना। फिर आजकल क्या होता है कि आजकल तुम देखोगे कई घरों में लगा हुआ होता होगा, बहुत बड़ा बड़ा प्लेट लगा होता है, सोलर प्लेट, ठीक है ना, सोलर प्लेट लगा होता है। आपने बहुत सारा खिलौना भी देखा होगा, बहुत सारा लाइट आया है, लैंप वाला लाइट आया है जो बाजार में मिलता है 150-200 रुपया में, उसके ऊपर छोटा छोटा सोलर प्लेट लगा हो रहता है ना। गांव में बहुत इस्तेमाल होता है। गांव में जहाँ पे बिजली नहीं होता है वहाँ पे क्या करता है, उसको दिन भर धूप में छोड़ देता है, तो सोलर प्लेट जो है उसकी बैटरी को चार्ज कर देता है, फिर वो रात में उसको यूज कर लेता है, ठीक है ना। यस सर। तो सोलर एनर्जी को जब वो ट्रैप करता है वो सोलर प्लेट, तो उसको किस चीज में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ चला जाता है, बैटरी के अंदर, बैटरी को चार्ज कर देता है। अब बैटरी के अंदर जैसे चार्ज किया, उसके अंदर केमिकल होता है ना, तो केमिकल एनर्जी है ना, वो चार्ज हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद फिर हम जब उसको यूज करते हैं तो फिर वो कौन सा एनर्जी में चेंज हो जाता है, लाइट एनर्जी में, है ना। तो पहले लाइट एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना, अब फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर केमिकल लाइट एनर्जी में बन गया, है ना। लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर लाइट एनर्जी में बदल गया, है ना। बैटरी में पहले स्टोर हुआ, फिर उसके बाद लाइट एनर्जी में बदल गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आया और फिर दूसरे फॉर्म से फिर वापस वही फॉर्म में चला आया। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? तो अब इसी पे ये सोलर एनर्जी समझ गए। आजकल सोलर एनर्जी बहुत यूज हो रहा है ना। बहुत एडवांस सोलर एनर्जी मार्केट में आ गया है, काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं और बिजली का बिल को जीरो कर ले रहे हैं, बचा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सा पैसा लगाइए एक बार और 25 साल तक के लिए आपको बिजली फ्री, ठीक है। आप एसी चलाइए, कुछ भी चलाइए, घर में खाना तक बना सकते हैं उससे, ठीक है। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के बाद फिर क्या कीजिएगा, आप उससे आप इंडक्शन चलाइए, खाना बनाइए, आपका गैस भी बचेगा, ठीक है ना। गैस भी बचेगा, बहुत पैसा बचने वाला है उससे। आपको लगाना पड़ेगा, जिसका छत है, जिसका अपना छत है, वो 2-3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा लेगा तो उसको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो देखो जियो का मतलब क्या होता है, जियो जहां पे लगा हुआ रहे ना, वहां ज्योग्राफी जमीन से मतलब होता है उसका। जियो लगा हुआ मतलब जमीन से मतलब है। तो जियोथर्मल, थर्मल का मतलब गर्मी। तो जियोथर्मल एनर्जी किसको कहेंगे, द वर्ड जियोथर्मल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीन्स अर्थ and therma means heat. So the geothermal energy is heat from within the earth. We can use steam and water produce inside the earth to heat building. देखो जियोथर्मल एनर्जी यहाँ ज़्यादा नहीं यूज होता है, जहाँ पे थोड़ा सा अमेरिका वगैरह में देखोगे या लंदन वगैरह या और भी कई जगह पे जहाँ पे ज़मीन में ना थोड़ा सा गर्मी कुछ ज़्यादा है, तो क्या करता है, ज़मीन को अंदर खद देता है, अंदर गड्ढा कर देता है, बहुत सा बड़ा गड्ढा कर देता है। तो तुमको पता होगा कि
जो अर्थ होता है, अर्थ के बीच में पूरा आग लगा हुआ है, गोला है, आग का गोला है ना, मैग्मा है, पूरा पिघला हुआ है, तो उसकी जो गर्मी होगी वो गर्मी बाहर निकलेगा ना। कैसे निकलेगा? जब आप गड्ढा खद दोगे ना, तो गड्ढा जब खदोगे ना तो अंदर से ना गर्मी बाहर आएगा, तो जब वो गर्मी बाहर आता है ना तो उससे वो पानी गर्म करके भाप बना लेता है, और उस भाप को जब क्या करता है अपने घरों में सप्लाई कर देता है, तो जिससे कि उसका घर बहुत गर्म होता है। समझे कि नहीं? वो कई बड़े बड़े देशों में इसका इस्तेमाल होता है, जिससे कि वो जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करता है अपने घर को गर्म रखने के लिए, या फिर इसी भाप को, इसी गर्मी को आप स्टोर करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़मीन से हम गर्मी लेते हैं उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? जियोथर्मल एनर्जी। फिर उसके बाद तुमने विंड एनर्जी देखा होगा, जैसे यहाँ पे विंड एनर्जी है। ठीक है, विंड एनर्जी क्या करेगा? क्या होता है विंड एनर्जी? तुम विंड मिल देखे होगे, बड़ा बड़ा पंखा लगा होता है, तुमने कई दफ़ा देखे होगे, वीडियो में देखे होगे, यूट्यूब में देखे होगे। नहीं देखे हो तो विंड मिल डालना, तुम अपने यूट्यूब में देखना कि बड़ा बड़ा पंखा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा पंखा होता है। ठीक है, जब वो घूमता है हवा से तो उसके साथ लगा हुआ होता है डायनमो। ठीक है, और वो डायनमो जब घूमता है, टरबाइन जिसको कहते हैं, वो टरबाइन जब घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलता है। आप भी अपने घरों में कर सकते हो इस तरह का। एक छोटा सा मोटर जो खेलने के लिए लाते हो, उसको मोटर लाते हो ना खेलने के लिए, उस मोटर में डायना लगा दो, पंखा लगा दो, और उसको छत पे लगा दो। हवा जब उस पर चलेगा तो वो घूमने लगेगा ना। तो जब वो घूमने लगेगा तो जो मोटर से जो 2 तार निकलता है ना, वो 2 तार को छोटा सा एलईडी में जोड़ देना। ठीक है, देखना वो एलईडी जलने लगेगा जब वो पंखा घूमेगा तो। ठीक है, जलने लगेगा। फिर आप क्या करना, अगर नहीं जलता ना तो एलईडी को पलट देना। ठीक है, हो सकता है एक तरफ से माइनस प्लस उल्टा लग गया हो तो नहीं जलेगा, जब उसको पलट दोगे तो जलने लगेगा। तो आप खुद भी अपने घर में एक विंड मिल बना सकते हो। 100 रुपया का एक बड़ा सा मोटर आता है, उसमें पंखी लगा देना, छत पे लगा देना, पंखा हवा जब चलेगा तो वो घूमेगा, और जब घूमेगा तो उसमें से कुछ करंट आएगा बाहर। ठीक है, तो उससे आएगा 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, और उससे तुम छोटा सा बॉल जला करके देखना, रात में लगा लेना, घर में आपको एक बॉल जलेगा, छोटा सा बॉल जलेगा। ये तभी तक जलेगा जब तक हवा चलेगा, अगर हवा चलना बंद हो जाएगा तो नहीं जलेगा। ठीक है, तो आप खुद भी घर में बना सकते हो विंड मिल, है ना। हवा से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल सकते हो। ठीक है, समझ गए? हवा से इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल सकते हो। ठीक है, अब तो नेक्स्ट पेज आता है, इसमें देखो है ना, बर्निंग ऑफ कोयला जला रहे हैं तो इससे हीट एनर्जी निकल रहा है ना, और लाइट एनर्जी भी निकल रहा है ना। बल्ब जब जलता है ना, तो इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो फैन जब चलता है तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है। ठीक है, विंड एनर्जी इज ए क्लीन एंड नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी होता है। ये विंड एनर्जी भी, ये भी किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं देता है, कोई किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं करता है। ठीक है ना। सोलर एनर्जी भी किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं करता है। तो ये दोनों एनर्जी ना बहुत अच्छा माना जाता है। जिस एरिया, इंडिया के जिस एरिया में हवा बहुत ज़्यादा चलता है ना, वहाँ पे सरकार विंड मिल लगाया हुआ है, और उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और शहरों में कम से कम जब तक हवा है तब तक तो शहर में जाएगा ना, है। जब हवा बंद हो जाता है तो फिर उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे पैदा करता है अभी आगे होगा इसके अंदर। देखो हाइड्रो पावर आ गया। हाइड्रो का मतलब हो जाता है वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। देखो सोलर पैनल है यहाँ पे ये सोलर पैनल से में भी एनर्जी सोलर का इस्तेमाल हो रहा। और ड्रोन बो, जब हम तीर को ऐसे खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर है। और इसके अंदर रन कार पोसेस द काइनेटिक एनर्जी। जब कार रन कर रहा है, जब चल रहा है, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है ना। उसी तरह से हाइड्रो पावर के बारे में पढ़ते हैं तो हाइड्रो से मतलब हो जाता है वाटर। ठीक है, हाइड्रो का मतलब हो जाता है वाटर। जब हम ये भी क्या कहता है कि ऑफ द रेनेबल एनर्जी में आता है। एनर्जी ऐसे भी एनर्जी है ना, जैसे जैसे कोयला से हम एनर्जी यूज कर रहे हैं या पेट्रोल से यूज कर रहे हैं, तो ये रिन्यूएबल नहीं है, ये रिन्यू नहीं हो सकता। कोयला एक बार खत्म हो गया दुनिया से तो खत्म। ठीक है, उसी तरह से पेट्रोल अगर दुनिया से खत्म हो गया तो खत्म। तो ये रिन्यू नहीं होगा। ये रिन्यू होगा भी तो कई लाख साल लग जाएंगे इसको।
रिन्यू होने में, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। तो हम बोलेंगे सब बात हो गया था 2 तरह के हम सैंपल आपको ले जाकर। हाँ, अब उसके बाद देखो, हाइड्रो पावर हाइड्रो पावर क्या होता है कि आप ना पानी से आप एनर्जी को तैयार करते हैं, ठीक है, उसको हम हाइड्रो पावर कहते हैं। जैसे होता क्या है कि कई ऐसा जगह होता है नदी से पानी आ रहा होता है, ठीक है, नदी से पानी आ रहा होता है, और वो पानी जब नदी के चारों तरफ पहाड़ होता है, मतलब दोनों तरफ पहाड़ होता है, तो उसको ना एक डैम बना देना आसानी होता है। तो एक तरफ दीवार लगा देते हैं या कुछ इस तरह का ऐसा जगह बना होता है जहाँ पे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत सारा पानी स्टोर हो जाता है, डैम बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उससे धीरे धीरे पानी को छोड़ते हैं, ठीक है। जब हम पानी को जब छोड़ते हैं ना, तो जब पानी बहुत तेजी से गिरता है, बहुत पावर होता है उस पानी में, बड़ा सा पानी का मतलब जैसे नल है, नल से तो छोटा पानी, जैसे कोई अगर पानी इस तरह का फोर्स मारता है तुमको, तो तुमको शरीर पे चोट आता है कि नहीं आता है। और वो बहुत बड़ा सा पानी गिरेगा तो उससे बहुत ज़्यादा पावर होगा, है ना। तो उससे क्या होता है, बड़ा सा टरबाइन को घुमाया जाता है, ठीक है। तो टरबाइन जब घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिक पैदा होता है। समझ रहे बात को। जो मोटर को हमने कहा कि हवा में रख दो, उसी मोटर के पंखी के ऊपर तुम पानी गिराओ तो पंखी घूमने लगेगा, तो घूमेगा तो बिजली बनेगा ना। हमने बोला ना कि हवा में अगर मोटर को तुम हवा में घुमाओगे तो मोटर, जैसे मोटर में जब बिजली डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। समझ रहे बात को। जब जैसे बिजली डालोगे तो काइनेटिक, जब तुम उसको घुमाओगे तो उल्टा बिजली पैदा करने लगेगा। उसमें दोनों काम होगा, या तो तुम मोटर में इलेक्ट्रिक डालो, ठीक है, जब जैसे करंट दोगे इलेक्ट्रिक दोगे तो मोटर घूमने लगेगा, और अगर तुम मोटर को खुद घुमा दो तो वापिस उल्टा इलेक्ट्रिक देने लगेगा, है ना, करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलने लगेगा उसमें से। समझ रहे बात को, ठीक है। तो इसी मोटर को हम पानी से अगर घुमा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनने लगेगा, है ना। तो इस तरह से हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल होता है, पैदा किया जाता है। पैदा तो नहीं किया जाता, मतलब एक वाटर में जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से कई जगह पे ऐसा भी बनता है, जैसे मान लिया कि समुद्र में लहर चलता है, तो लहर की वजह से भी कुछ चीज़ें घूम सकती है उसके अंदर। अगर ऐसे घूमने वाला डाल दोगे तो लहर चलेगा तो घूमेगा तो उससे भी बिजली पैदा होता है। फिर टाइड होता है। टाइड जानते हो क्या होता है? टाइड होता है जब चांद जब नज़दीक आ जाता है ना, तो समुद्र का लेयर ऊपर, तुमने सुना होगा क्या कहते हैं, बॉम्बे वगैरह में हाजी अली के मज़ार के पास देखोगे तो दिन में देखोगे तो पूरा रास्ता खुला हुआ रहता है, और रात में देखोगे तो पानी एकदम ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो उससे भी एनर्जी बनाया जाता है। क्या करता है कि इस तरह से ऐसे दीवार बना देते हैं, ठीक है, ऐसे दीवार बनाते हैं। जब समुद्र का पानी जब टाइड की वजह से जब ऊपर आता है तो इसमें पानी भर जाता है, ठीक है, और जब फिर नीचे जाता है तो फिर इसको खोलते हैं तो पानी नीचे गिरता है, तो पानी नीचे गिरता है, उससे टरबाइन घुमा देते हैं। समझ रहे बात को। तो इस तरह से, मतलब कहने का मतलब मिला जुला के कहने का मतलब है कि पानी का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा। समझ रहे बात को, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रो पावर एनर्जी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, हाइड्रो पावर एनर्जी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो लाइट एनर्जी है। तो लाइट इज नेचर वे of transferring energy through space. Some source of light energy are the sun, bulbs, tube lights and a burning candle, है ना। ये जो लाइट एनर्जी है, कुछ लाइट एनर्जी जो निकलता है ना, वो स्पेस में चला जाता है। बात समझ रहे, वो बर्बाद नहीं, स्पेस में चला गया, वो कोई और एनर्जी में चेंज हो गया। जैसे अभी हम लाइट, जैसे तुम ये भी सवाल कर सकते हो, जब लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दे सकते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिर लाइट एनर्जी में बदल दिया, तो फिर वही लाइट को हम फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दें, तो इस तरह से चक्कर चलता रहे, तब तो बिजली की जरूरत ही नहीं पड़े हमको। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम जो लाइट एनर्जी बना रहे हो और जब फिर तुम उसको जब यूज कर रहे हो, तो वो कुछ लाइट जो है स्पेस में चला जा रहा है,
यही वजह है कि वो फिर से रिसाइकिल पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, फिर उसी तरह से आ जाओ साउंड एनर्जी। तो साउंड जो है क्या करता है, वाइब्रेशन करता है ना, ट्रांसमिटेड थ्रू अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। साउंड भी क्या है, एक एनर्जी है। जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो ये वाइब्रेशन कर रहा होता है, वाइब्रेशन कर रहा होता है तो हवा में टच कर रहा होता है। जब हवा में टच हो रहा होता है तो ये आवाज़ जो है आपके कानों तक पहुंचा देता है। समझ रहे बात को। तो ये जो साउंड है, साउंड जो है, ये साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स कॉज एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टू वाइब्रेट। सम सोर्स ऑफ साउंड एनर्जी आर म्यूजिक सिस्टम, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और रेडियो। ये सब क्या चीज कहलाएगा, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी बनाता है। जैसे रेडियो होता है, रेडियो क्या होता है, या तो फिर आपके पास कोई भी म्यूजिक सिस्टम है तो उसमें क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी डालते हो तो फिर उसमें से गाना निकलने लगता है, तो वो साउंड एनर्जी में चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, चेंज हो जाता है ना। जैसे कोई भी म्यूजिक सिस्टम है, और भी बहुत सारा जैसे म्यूजिक सिस्टम है, जैसे मान लो ड्रम है, तो ड्रम में हम क्या मस्कुलर एनर्जी लगाते हैं तो वो साउंड एनर्जी में चेंज हो जाता है। समझ रहे कि नहीं, तो साउंड एनर्जी में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्ज मूविंग थ्रू अ वायर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिक जब तार में जब बह रहा होता है तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, कहते हैं। मोस्ट ऑफ द अप्लियंस, जितना भी घर में जो भी अप्लियंस है, घर में इस्तेमाल करने वाला जो भी इलेक्ट्रिक से इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, जैसे वॉशिंग मशीन है, पंखा है, इंडक्शन है, बल्ब है, ये सब क्या है, होम अप्लियंस में कहलाता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर होम अप्लियंस किससे चलता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है इसमें, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, है ना, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया। ये सब किस कौन से एनर्जी का इस्तेमाल करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है ना। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी और एनर्जी में चेंज हो जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करके वर्क एनर्जी में बदल जाता है ना। जैसे बल्ब है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करके लाइट एनर्जी में चेंज हो जाता है, और हीट एनर्जी में भी साथ ही साथ चेंज होता है। इंडक्शन है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होकर के हीट एनर्जी बना देता है ना। इस तरह से होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, यानी एनर्जी कैसे इसका कंजर्व करते हैं, कैसे एनर्जी एक दूसरे में बदल जाता है लेकिन लॉस नहीं होता है ना। यानी कि वो जो है एनर्जी जो है बचा रहता है, लॉस नहीं होता, भले ही किसी दूसरे एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो इसी के ऊपर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ही नहीं, नेक्स्ट क्लास में खत्म है, इतना ही बताया गया है, देख लो बता ही देते, 2 लाइन है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहता है क्या कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। पहले ही हम बता दिए थे कि ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी को, और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम इसको पैदा कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बट एनर्जी जस्ट चेंज द फॉर्म ऑफ अनदर एनर्जी, है ना। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में चेंज हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर बना लेना, है ना। अभी आप पढ़ लिए हैं, आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। कल बना करके लाना है इसको, ठीक है। और नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लें। प्लीज़ हमें हेल्प करने की कोशिश करें और हेल्प करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और हम अच्छे वीडियो बना करके लाएं। आप अपने बच्चों को भी दिखाएं, अगर आप बड़े हैं देख रहे हैं तो बच्चों को दिखाएं और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू।